नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे भावी पुस्तकालय अध्यक्षों, तैयारी कैसी चल रही है कमेंट्स में बताना। और कॉपी कलम लेके बैठा करो ताकि नोट करते रहें। वीडियो आज अभी जो दे रहे हैं वो बाइलिंगुअल वीडियो है। क्वेश्चंस आपको बताइए, वैरायटी बहुत मिलती है। तो डरने की बात नहीं। हम जब साथ हैं, साथ साथ मिलके तैयारी करेंगे। इधर मैं मेहनत कर रहा हूँ, उधर आप लोग मेहनत करते रहिए ताकि इस साल सुकून से कटे, नौकरी मिल जाए। तो चैनल पर दोस्तों नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। लाइक करने से क्या है कि थोड़ा सा बढ़ता है, मेटा है तो जितना लाइक करेंगे उतना वो उसको प्रमोशन देगा यूट्यूब। शुरुआत करते हैं आज का। द बिल्डिंग ऑफ द गवर्नमेंट अहिला सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ इंदौर इज आल्सो नोन एज। इंदौर के शासकीय अहिला केंद्रीय पुस्तकालय भवन को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इंदौर के जो शासकीय अहिला केंद्रीय पुस्तकालय है उसको हम जानते हैं। बताइए किस नाम से जानते हैं। तो पीली कोठी नहीं है उसका आंसर। विनोबा भावे भवन भी नहीं है और ना ही हार्टन भवन है। वह सफेद कोठी इसका राइट आंसर है। और सफेद कोठी कब स्थापित हुई थी या इसका निर्माण कब हुआ था। तो फ्रेंड्स 1900 में इसका निर्माण हुआ था और इस पुस्तकालय का उद्घाटन 1961 में हुआ था। 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट टाइम एफर्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया वर मेड बाय। भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए पहली बार प्रयास किसके द्वारा किया गया था। तो 4 ऑप्शन है, सोचिए और बताइए। तो राधा कृष्णन नहीं है, ना ही रंगनाथन है, ना ही सयाजीराव गायकवाड़ प्रथम है। राइट आंसर सयाजी गायकवाड़ थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्तार सेवा इनमें से किसकी एक विशेषता है। विस्तार सेवा विशेषता है हमारी विश्वविद्यालय पुस्तकालय, इसका आंसर नहीं है। कॉलेज लाइब्रेरी नहीं है, आलोक भवन नहीं है, सी है सार्वजनिक पुस्तकालय। ये वैरायटी गजब की है, इतने आया है एक पेज का पूरा आंसर ऐसे कवर भी नहीं कर पाते हम ढंग से। Which law of the library science enacted by the Dr. Raghunathan has been reinterpreted by OCLC research group as develop the physical technical infrastructure needed to deliver physical and digital material। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जिसे एस.आर. रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और OCLC रिसर्च ग्रुप द्वारा जिसका पुनर्निर्वाचन करें के रूप में किया गया है। तो इसका सही आंसर है एवरी रीडर हिजर बुक नहीं है, बुक आर फॉर यूज नहीं है, सेव द टाइम ऑफ रीडर नहीं है, इसका है एवरी बुक इट्स रीडर। डी ऑप्शन 84। 1 मिनट।
थोड़ा सोच लेते हैं। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम जिसे एस आर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित किया था और OCLC रिसर्च ग्रुप द्वारा से पुनः निर्वाचन करके किस रूप में किया गया है? तो फ्रेंड्स, OCLC के द्वारा जो किया गया ना, वो किया गया बुक्स आर फॉर यूज। OCLC ने 3 नियम बदले हैं, 2 हमारे जो डॉक्टर रंगनाथन ने दिए हैं, जिसे सेव द टाइम ऑफ द रीडर, तो वो फर्स्ट कर दिया गया है ना OCLC के द्वारा। नहीं, वो किया गया अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, किसी एक के द्वारा किया गया है लाइब्रेरी साइंस का जो नियम। इसका आंसर हमारा बी ऑप्शन ठीक है। डॉक्टर रंगनाथन और OCLC रिसर्च ग्रुप ने इसे पुनः कर दिया है बुक्स फॉर यूज। डॉक्टर रंगनाथन ने फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस को दिए थे 1931 में दिए थे। और फ्रेंड्स, कौन कौन से नियम थे? तो पहला था हमारा बुक्स आर फॉर यूज, दूसरा था एवरी रीडर हिज हर बुक, तीसरा था एवरी बुक इट्स रीडर, चौथा था सेव द टाइम ऑफ द रीडर, और पांचवा था लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर fulfilling the law of library science we write class number on the catalog card by the pencil। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को संतुष्ट करते हुए हम सूची पत्रक पर वर्गांक पेंसिल से लिखते हैं? तो प्रथम लॉ तो नहीं है, ना ही सेकंड है, ना थर्ड। है फिफ्थ लॉ, पंचम सूत्र, लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। पेंसिल से इसलिए लिखते हैं ना काल नंबर की, दूसरा जब बुक्स आएगी तो उसका भी काल नंबर देना पड़ेगा, तो इसलिए पेंसिल से लिखते हैं। पेन से क्या है कि हमारा परमानेंट रह जाता है, मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं। देखिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है। वैरायटी मैंने बोला था ना, मिलेगी बहुत ज्यादा मेरी वीडियो में। Which law of the library science as the enacted by the Dr. Raghunathan covered the words children, blind and the crippled, artisan, neoliterates, farmers, factory workers and the many more under ambience of the public library service। डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है जो बच्चों, दृष्टिहीनों, असक्षम, कारीगर, नवसाक्षर, किसानों, मील मजदूरों आदि को सार्वजनिक पुस्तकालय की परिधि में लाता है? तो फ्रेंड्स, वो कौन सा नियम है जो परिधि में लाता है? तो लाता है हमारा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है हमारा? प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। इसलिए यहाँ क्या है कि सभी तरह के यूजर्स को समाहित कर लिया गया ताकि उनको पुस्तक मिल सके। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज इस्टेब्लिश्ड। भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 31 में की गई थी? नहीं। 28 में भी नहीं, ना ही 35 में। राइट आंसर हमारा 1933। कब? 13 सितंबर। तेरह सितंबर 1933। ठीक है दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर एम थॉमस थे। सेकंड थे बीपी मंगला 81 से 83 तक। फिर प्रोफेसर कृष्ण कुमार 1988 से 90 तक। और आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आज की डेट में ILA के प्रेसिडेंट कौन है। आइसलिक वाज फाउंडेड इन द ईयर। आइसलिक की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
आइसलिक का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। 3 सितंबर को इसकी स्थापना हुई थी। 3 सितंबर। सन आप लोग तब तक सोचिए, हम आंसर देते हैं। तो 1965 नहीं, 85 नहीं है, और ना ही 75। 3 सितंबर 1955 है। ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये एस.एल. होरा के द्वारा की गई थी। इसका एक न्यूज लेटर भी निकलता है आइसलिक न्यूज लेटर के रूप से। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? क्वार्टरली है। पूछ लिया जाता है कभी कभी। FID का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, FID का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। सही ऑप्शन सी है। A, B, D गलत है। और FID की स्थापना अधिकतर सितंबर में ही हुई है। 12 सितंबर 1900 नहीं है, 1800 है। 1885 को ब्रुसेल्स में हुई थी, पाल आउटलेट और हेनरी ला फाउंटेन के प्रयासों से। वर्तमान में इसका जो मुख्यालय कहाँ है, ये भी क्वेश्चन बनता है और आता है एग्जाम में। तो वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो हेग में है, 1934 से। फुल फॉर्म ऑफ ISBN। अरे वाह, कितना सुंदर क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट और आसान। थोड़ा छोटा किया जाए। ISBN का नाम इंडियन स्टैंडर्ड नहीं है, तो ये तो गलत है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर भी नहीं है। डी में भी बिब्लियोग्राफिक है, तो बिब्लियोग्राफिक नंबर नहीं है। राइट आंसर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। 2007 से पहले कितने डिजिट का होता था ये? तो यह 2007 से पहले, 1 जनवरी 2007 से पहले, यानी कि 31 दिसंबर 2006 तक 10 अंकों का होता था। और 1 जनवरी 2007 से अब कितने अंकों का है ये? अब यह 13 अंकों का है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यूनिसिस्ट अर्थात यूनिसिस्ट का पूरा नाम पूछ रहा है। यूनिसिस्ट क्या है? तो यूनिसिस्ट है विश्व विज्ञान सूचना का एक कार्यक्रम है। तो पहला ही ऑप्शन ठीक है, तो बाकी गलत। अब यूनिसिस्ट का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सेंटर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि याद हो जाए। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सेंटर है, और यूनेस्को के सहयोग से यह चलाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिनोनिम्स ऑफ लेक्सिकॉन। निम्नलिखित में से लेक्सिकॉन का पर्यायवाची या प्राय शब्द कौन सा है? तो विश्वकोश तो नहीं है, डायरेक्टरी भी नहीं है, ईयर बुक भी नहीं है। इसका होगा सी। डिक्शनरी इसके पर्यायवाची होगा। देखिए किताब में गलत दिया हुआ है आंसर, है ना। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी किताब में मिसप्रिंट हो जाती है, आगे पीछे हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो हम लोग हमेशा कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बेटर नॉलेज होगी हमसे। हमने 2020 में एमलिब की थी। आप लोगों की डिमांड थी सर, कुछ लोगों के फ़ोन आते थे सर कुछ
मटेरियल बताइए, तो बेटर लगा कि यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों की हेल्प की जाए, इसलिए हम लोग समय के अभाव होते हुए भी आप लोगों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किसी शोध प्रबंधन में उपसंहार क्या है? तो पहला अध्याय तो नहीं होता, टाइटल पृष्ठ आख्या भी नहीं होता, यह फाइनल होता है, चैप्टर अंतिम अध्याय उपसंहार, है ना। पहला क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है, टाइटल पेज फर्स्ट पेज होता है, अपेंडिक्स है जो मेन पार्ट 3 होता है, सप्लीमेंट्री मटेरियल का सपोर्टर वो भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी पार्ट्स हैज द न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पब्लिश्ड? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को कितने भागों में प्रकाशित किया गया है? तो 4 भाग में नहीं था, 5 में नहीं था, ना था 6 में, 3 भाग में था इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। पहला था माइक्रोपीडिया, वह था 12 खंडों में, रेडी रेफरेंस इंडेक्स कहा जाता है इसे। दूसरा है माइक्रोपीडिया, था 17 खंडों में था, जिसमें गहन और विस्तृत ज्ञान शामिल होता है, इसको हम क्या कहते हैं? नॉलेज इन डेप्थ। और 1938 से प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होता रहा है। तीसरा पार्ट था इसका प्रोपीडिया, यह एक व्यवस्थित खंड था जो पाठक को विश्वकोश की सतही परिचय कराता था। प्रोपीडिया जो है 10 ज्ञान खंडों में विभाजित है। अब इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का डिटेल्ड नॉलेज मिल गई आपको। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ, पुस्तकालय विधान का तात्पर्य किससे है, किसके विकास से है? तो फ्रेंड्स, शैक्षणिक पुस्तकालय विशेष नहीं है, ना ही ननोपभोग, पब्लिक लाइब्रेरी से होता है उसका विधान का तात्पर्य। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इनेक्टेड असेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को उनके लागू होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। चलिए इसको और छोटा करते हैं ताकि आपको ऑप्शन दिखाई दे। देखिए, हमें यहाँ सन पता नहीं है, लेकिन एक चीज याद है कि इनमें सबसे लास्ट में अगर पास हुआ था तो बिहार में 2008 या 2 में पास हुआ था, तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें सी सबसे लास्ट में। अब यहाँ चारों ऑप्शन में सी सबसे लास्ट में, तो एक ऑप्शन से काम नहीं चलता। अब फिर देखते हैं कि सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बी ऑप्शन में हुआ था, आंध्र प्रदेश में, और पास हुआ था 1960 में। तो विश्लेषण करते हैं, सबसे पहले बी ऑप्शन किस में है? तो 2 हमारे क्वेश्चन कट गए, ए और बी में है बी ऑप्शन और सी लास्ट में। उसके बाद जहां तक याद आता है तो केरल पहले है, मिजोरम बाद में है। केरल में कब हुआ था? 1989 में। तो वो आंसर ठीक है जिसमें ए ऑप्शन पहले है, तो बन गया आंसर ए। मिजोरम में 1993 में हुआ था, बिहार में 2009 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में 1948 में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पास हुआ था? तो तमिलनाडु, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के नाम से पास हुआ था, है ना। तो तमिलनाडु आंसर है, राइट। कर्नाटक नहीं है, महाराष्ट्र नहीं है, आंध्र प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्न कन्वेंशन 1986 किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन से संबंधित नहीं है, ना मानक से, ना पेटेंट से, वो था हमारा कॉपीराइट से। और भारत में प्रथम कॉपीराइट अधिनियम 1957 था, जिसे
21 जनवरी 1958 में लागू किया गया था। भारत में कब लागू हुआ था कॉपीराइट एक्ट? तो 1958 में हुआ था। कॉपीराइट एक्ट में क्या है, लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक उसका अधिकार रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोहाइबिटेड अंडर द कॉपीराइट एक्ट? कॉपीराइट कानून के तहत निम्नलिखित में से क्या निषिद्ध है? तो फ्रेंड्स इसे छोटा करते हैं क्योंकि बहुत लंबा आंसर है। सी डी। क्या क्या निषिद्ध है? तो किसी भी प्रलेख को डाउनलोड करना और उसकी अनेक प्रतियां मुद्रित करना, ये भी प्रतिबंधित है। और किसी अन्य कॉपीराइट के संरक्षित प्रलेख को वेबसाइट पर रखना, ये भी प्रतिबंधित है। और डाउनलोड करना, किसी प्रलेख को डाउनलोड करना और उसे फोल्डर में सुरक्षित करना, ये भी प्रतिबंधित है। तो राइट ऑप्शन है हमारा बी। नहीं है तो किसी प्रलेख का प्रयोग और ईमेल की अनुमति से ही डाउनलोड करना। पर्सनल काम के लिए अलाउ है कई चीजें, बिजनेस पर्पस से नहीं। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA issued the ILA bulletin will be known as the Journal of Indian Library Association स्पेसी फ्रीक्वेंसी। भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा जारी ILA बुलेटिन, जिसका प्रकाशन जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में किया जाता है, की आवृत्ति निर्दिष्ट करें। इसकी आवृत्ति क्या है हमारा? बायो मंथली द्विमासिक नहीं है, मंथली भी नहीं है, ना ही है एनुअली है, ये है हमारा क्वार्टरली या त्रैमासिक फ्रीक्वेंसी है। द इफ्ला WLIC 2020 डबलिन का विषय क्या है, थीम क्या है उसकी? तो फ्रेंड्स इसकी जो थीम है, चौथी औद्योगिक क्रांति नहीं है, लाइब्रेरी सर्विस फॉर चिल्ड्रन नहीं है, ज्वाइंट क्लाइमेट चेंज नहीं है, तो ये 3 नहीं है। वह है राइट आंसर हमारा वर्ल्ड वाइड ओपन एक्सेस इसकी थीम है। ठीक है फ्रेंड्स, हमको लगा 100 छूट गया लेकिन करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एडवोकेट्स द रीडिंग ऑफ द अनयूज्ड मटेरियल फ्रॉम द लाइब्रेरी? पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय में अप्रयुक्त पदार्थों की छंटनी की वकालत करता है? तो ये तो आपको पता ही है, 5th लॉ नहीं करता, 5वां सूत्र करता है, तृतीय भी नहीं करता, चतुर्थ। 5वां क्या है? लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। पुस्तकालय में हमेशा बढ़ती रहेगी, मटेरियल आते रहेंगे, तो जो अनुपयुक्त है तो उसको लाइब्रेरी से बाहर करना जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो स्पेस प्रॉब्लम होगी हम लोगों के सामने। कोरोलरी ऑफ सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के द्वितीय सूत्र का उपसाध्याय क्या है? तो सभी के लिए पुस्तकें, निःशुल्क पुस्तकालय सेवा नहीं है, निःशुल्क पुस्तकालय सेवा नहीं है, निःशुल्क पुस्तक सेवा नहीं है, और सभी जगह पुस्तकें नहीं है। सही आंसर है सभी के लिए पुस्तकें। अगला क्वेश्चन है लाइब्रेरी
space is a source of finance for which kind of library? लाइब्रेरी सेस, वहाँ सेस भी छोड़ दिया ना। किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए वित्त का स्रोत है? लाइब्रेरी सेस, पुस्तकालय उपकर। तो पब्लिक लाइब्रेरी के लिए होता है, स्पेशल लाइब्रेरी अकादमिक और व्यापारिक पुस्तकालयों के लिए नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें उपयोगकर्ताओं के सर्वेक्षण सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो विशेष पुस्तकालयों के लिए, शैक्षणिक और विशेष विश्वविद्यालय, इनके लिए नहीं होता। होता है तो सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू होम यूजर एजुकेशन इज एनी एफर्ट्स और प्रोग्राम विच will guide and interacted exciting and existing and potential users individually or collectively। उपयोगकर्ता शिक्षण किसके अनुसार कोई प्रयास या प्रोग्राम है जो पृथक सीमित रूप से उपयोगकर्ता का पथ प्रदर्शन एवं निर्देशन करता है? तो जोक का नहीं है, फ्लेमिंग का नहीं है, विल्सन का नहीं है, यह हमारा यूनेस्को का है। यूनेस्को का पूरा नाम आपको पता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, RRLF क्या है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन हमारा एक सार्वजनिक पुस्तकालयों के समर्थन के लिए सरकारी निकाय है। सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं है, यह विशेष पुस्तकालय भी नहीं है, सभी पुस्तकालयों का समर्थन करने का विश्वास भी नहीं है। सी ऑप्शन ठीक है। द हेड ऑफिस ऑफ द यूनेस्को लोकेटेड एट, यूनेस्को का जो प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो हमने बताया यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका जो मुख्यालय लंदन में नहीं है, नीदरलैंड में नहीं है, इंग्लैंड में नहीं है, पेरिस में है, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, फिर बहुत लंबा क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड इन 29 ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन बाय द RRLF फॉर इट्स ऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण उद्देश्य RRLF द्वारा अपने प्रचलन के लिए निर्धारित 29 उद्देश्यों में शामिल हैं? तो फ्रेंड्स, क्या शामिल है इसमें? देश के पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना, ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और एक केंद्रीय पुस्तकालय की नीति प्रतिपादन करना और केंद्रीय सरकार द्वारा इसे स्वीकृत करना, यह शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, और भी कुछ शामिल है क्या? और देश में पुस्तकालय विधायन की स्वीकृति के लिए प्रचार करना, यह भी शामिल है। राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी सर्विस इज फिनिश्ड इन वेरी शॉर्ट टाइम
ए मोमेंट इफ पॉसिबल, निम्नलिखित में से सेवाओं में कौन सी सेवा है जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती है और यदि संभव हो तो एक ही क्षण में? तो प्रलेखन सेवा नहीं होती, दीर्घकालीन सेवा नहीं होती, सभी नहीं होती। अल्पकालीन या त्वरित संदर्भ सेवा ही एक ऐसी सेवा है जो जल्दी हो जाती है, इसके नाम से पता चलता है, त्वरित, तुरंत, है ना। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी लंबा क्वेश्चन है ना। मैच द फॉलोइंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द ईयर देर इनेक्टेड, निम्नलिखित में भारतीय बौद्धिक संपदा अधिकार अधिनियमों को उनके अधिनियम वर्ष के अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो फ्रेंड्स, डिजाइन एक्ट कब है? 1911 का है। तो ये हो गया पहले के साथ, तीसरे का ऑप्शन है। प्रतिलिपि अधिकार नियम है हमारा 1957 का, बी के साथ चौथा है। व्यापार एवं पाण्य वस्तु अधिनियम है 1958, तो सी के साथ है हमारा 2। और पेटेंट अधिनियम 1970 है, तो चौथे के साथ हो गया हमारा 1। ठीक है, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोस लॉक्सविक कहते हैं इसको, शॉर्ट में लॉट ऑफ कॉपीज की पीस्टफ सेफ प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय, लॉक्स कॉपी प्रोजेक्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो मेलन फाउंडेशन नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया नहीं है, ना ही ओसीएलसी है। अगर ये है तो बच्चा कौन हमारा? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, समय समय पर कर्मचारियों के काम का मूल्यांकन करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसको कार्य विश्लेषण नहीं कहते हैं, प्रदर्शन सूचक नहीं है, विवरण भी नहीं है, प्रदर्शन मूल्यांकन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन भी बड़ा लंबा है, इतना छोटा करें इसको। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन हम बोल देते हैं, आप लोग देख लीजिए। जो लागत प्रभावशीलता है, इसका संबंध हमारे चौथे ऑप्शन से है, निष्पादन के स्तर और उस स्तर को प्राप्त करने में अंतर्ग्रसित लागत के बीच का संबंध है। तो पहले का संबंध इसके साथ है, क्योंकि मैं मिलाऊंगा तो पूरा आएगा नहीं स्क्रीन पे। ठीक फ्रेंड्स, दूसरा है लागत विश्लेषण लाभ, इसका संबंध है उत्पादन सेवा के लाभ और इसे प्रदान करने वाली लागत के बीच संबंध है। तीसरा है लागत विश्लेषण है, कॉस्ट एनालिसिस, इसका संबंध पहले के साथ है। पहला ऑप्शन हमारा संगठन द्वारा प्रदत्त उत्पाद सेवा तथा लागत। डी ऑप्शन हमारा है यूनिट कॉस्ट या इकाई लागत, इसका संबंध दूसरे से है। तो दूसरा यहाँ थोड़ा सा दिख रहा है, कर देता हूँ, इसका संबंध है उप प्रणाली की आवंटित लागत को उसकी प्रचलन की वास्तविक संख्या में विभाजित करना। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन जो है ये आ गया नीचे, तो ए ऑप्शन ठीक है, राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कब शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम तैयार किया गया था? तो यह तैयार किया गया था 47 में, नहीं किया गया था, ना ही 50 में और ना 65 में। तैयार किया गया था तो 1970 में। और किसने किया था? पीटर फ्योर ने, डबल पी कह सकते हैं, PETER, पीटर, PYHR, पीटर फेयर ने 1970 में शून्य आधारित बजट दिया था। अगला क्वेश्चन है, PERT का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक है, और 1957-58 में इसे पहली बार US नेवी ने दिया था। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इम्प्लीकेशन ऑफ द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र के निहितार्थ नहीं है? तो पहला है वर्गीकृत व्यवस्था, भंडार कक्ष, संदर्शिका भी है, निर्गमन की विधि भी है। अगर नहीं है तो वह रूरल लाइब्रेरी सर्विस, डी ऑप्शन ठीक है। एक्सचेंज ऑफ डॉक्यूमेंट अमंग द लाइब्रेरी इज कॉल्ड। पुस्तकालयों के मध्य प्रलेखों के विनिमय क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स नेटवर्किंग नहीं कहलाता, परिसंचरण विभाग और इंटर लाइब्रेरी लोन नहीं, रिसोर्स शेयरिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ थ्रेड यूज इन हैंड ऑफ बुक्स बाइंडिंग। पुस्तक के जिल्द साज में किस प्रकार के धागों का प्रयोग किया जाता है? तो वह सूती धागे का प्रयोग किया जाता है। जब ए ऑप्शन ठीक हो गया तो बाकी तो हमारे आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फेज रिलेशन इज असेंबलिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर सब्जेक्ट्स एंड। दशा संबंध दो या दो से अधिक विषयों और खाली स्पेस के साथ संयोजन है। तो किसके साथ संयोजन है? यह है तो बुक्स के साथ नहीं है, एकल विचार का भी नहीं है, संग्रह भी नहीं है। राइट आंसर हमारा पत्रिका या पीरियोडिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, 2 पेज आने वाला नहीं। कोलन क्लासिफिकेशन इंट्रा एरे फेज रिलेशन यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। द्विबिंदु वर्गीकरण में अंतः दशा संबंध का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है हमारा एक ही पक्ष वर्ग की 2 पंक्तियों और उसी पंक्ति में एक, बी ऑप्शन ठीक है। इसका क्या आंसर दिए थे हम? 120 का पीरियोडिकल्स नहीं है फ्रेंड्स, इसका आंसर है आइसोलेट या एकल विचार है। दशा संबंध का क्वेश्चन है ना, तो एकल विचार है उसका आंसर। स्कॉलर चेन क्या शो करता है? थोड़ा बड़ा किया जाएगा। स्कॉलर चेन इज शोज, तो यह प्राधिकार की संरचना को शो करता है। पहला ऑप्शन ठीक है ए, बाकी तो फिर बचते ही नहीं है जब पहला ही सही है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर द सिमुलेशन ऑफ द ह्यूमन थॉट इज नोन एज। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग मानव विचारों के अनुरूपण के लिए किया जाता है, जिसे कहा जाता है। तो थिंकिंग सिमुलेशन तो इसको नहीं कहते हैं, कृत्रिम बुद्धिता कहते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। इसका आंसर है तीसरी पीढ़ी नहीं है, थॉट प्रोसेस मैकेनिज्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोवाइड रेफरल सर्विस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। संदर्भित सेवा प्रदान करने हेतु निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? नहीं है पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो पुस्तकालय सूचियां भी आवश्यक है, संघ सूची आवश्यक है, विश्व कोश भी आवश्यक। अगर नहीं है तो संस्थागत निर्देशिकाएं इसके लिए आवश्यक नहीं है। एक सेकंड, पुस्तकालय सूची भी है, ठीक, संघ सूची भी है। रेफरल सर्विस के लिए किसी न किसी जगह भेजेंगे, ये भी जरूरी है। इंसाइक्लोपीडिया में से राइट आंसर है। जो नहीं है वो इंसाइक्लोपीडिया नहीं हो तो भी हम रेफरल सर्विस दे सकते हैं, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमाने और प्रक्षेपण में जुड़ी सूचना इनमें से किसमें प्राप्त की जा सकती है? विश्वकोश में कर सकते हैं, नियमावली निर्देशिकाएं नहीं कर सकते तो बड़ा कंफ्यूजन होगा फ्रेंड्स। ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है,
पैमाने और प्रेक्षण से जुड़ी सूचना इनमें से किसमें प्राप्त की जा सकती है? पैमाने और प्रेक्षण वो प्राप्त की जा सकती है हमारे भौगोलिक स्रोत से। राइट आंसर है फ्रेंड्स डी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्कस कर सकते हैं। एमराल्ड फुल टेक्स्ट डेटाबेस का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो यूके से इसका प्रकाशन होता है। एमराल्ड पब्लिकेशन लिमिटेड स्थापना सी 1967 में हुई थी। और कहाँ से प्रकाशित होता है? ये ब्रिटेन में एक जगह है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बिंगली, BINGLEY, बिंगली इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी बेसिस आर देयर फॉर द लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस? जो व्यापक संदर्भ सेवा है उसके कितने मुख्य आधार हैं? तो फ्रेंड्स उसके 3 मुख्य आधार होते हैं। पहला है तैयारी, दूसरा आत्मकरण करना, पहला तैयारी है, दूसरा सेवा देना है, तीसरा आत्मसातकरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर लाइब्रेरीज टू मीट द एवर ग्रोइंग नीड्स फॉर यूजर कम्युनिटीज? उपभोक्ताओं की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पुस्तकालयों के लिए निम्न में से क्या अति आवश्यक है? तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा जो अति आवश्यक है वह है पुस्तकालय अधिनियम नहीं है, संसाधन नहीं है, ये नहीं है। रिसोर्स शेयरिंग इसका राइट आंसर है। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो गया। निम्न में से कौन सा संसाधन साझेदारी का हिस्सा नहीं है? तो पर्सनल मैनेजमेंट संसाधन साझेदारी का हिस्सा नहीं है। एक्विजिशन भी नहीं है लेकिन कर सकते हैं। राइट ऑप्शन सी है। ठीक है, संसाधन साझेदारी में हम क्या क्या कर सकते हैं? बुक्स का एक्विजिशन कर सकते हैं, सर्कुलेशन कलेक्शन कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट में ये क्वेश्चन था। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऑफिस निकलने का टाइम हो रहा है, मैं भी निकलता हूँ, आप लोग भी तैयारी करिए। फिर शाम को पॉसिबल हुआ शाम को या कल वीडियो देंगे। नमस्कार।